गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। कैसे हैं आप लोग। जी हां बिल्कुल, जैसा कि आपका ये चैनल स्पेशली 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। तो प्लीज जल्दी से आइए, कॉपी कलम, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज हम लोग ना सिर्फ पढ़ाई करेंगे बल्कि पढ़ाई को और आसान करने के तरीके भी सीखेंगे और साथ साथ एक मजेदार ट्रिक भी मिलने वाली है आप लोगों को। और हाँ बच्चों, हम लोग बड़े मजेदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक अभिक्रिया को सीख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए आपका पार्ट 5 केमिस्ट्री का सेशन है। क्लियर। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर हमें सेपरेट सेपरेट समझाइए, तो आप लोगों की डिमांड पर यह आपके लिए सेपरेट वीडियो हाजिर है। ठीक है, तो आइए सेशन को ज्यादा से ज्यादा मजेदार बनाते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं और केमिस्ट्री को एकदम आसान, अपने रसायन शास्त्र को बोलते हैं ना, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। बुझाता समझ में आई बात। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं और किस तरह से एग्जांपल को अगर हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो परिभाषा तक पहुंचेंगे, अपने टॉपिक तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत कुछ एग्जांपल से करते हैं और देखिएगा इस एग्जांपल की मदद से और ये सक्रियता श्रेणी जिसे हम लोगों ने पार्ट 4 में डिस्कस किया था, आज इसकी मदद से हम लोग एक नए तरीके के अभिक्रिया को समझेंगे और आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा कि किस तरह इसकी मदद से सिर्फ आप बड़ी आसानी के साथ इन अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। तो आइए इस सेशन को धमाकेदार बनाते हैं और हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे कंटिन्यू बिना स्किप किए पूरे वीडियो को जरूर से देखिए, क्योंकि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, तो क्योंकि एक भी कड़ी छूट गई तो कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। वेरी गुड। मैं आप लोगों के लिए इतना मजेदार इसको एक ट्रिक दूंगा कि आप लाइन बाय लाइन इसे याद कर जाएगा और अगर इसको नहीं भी याद कर पाते, अगर आपको जहन पे नहीं भी आ पा रहा है, तो मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा सिंपल वे में कि आप बड़ी आसानी के साथ आने वाले रिएक्शंस को समझ लेंगे। आइए तो फिर अपना दिमाग लगाते हैं हम लोग इस एग्जांपल से होते हुए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चों, यहां ध्यान दीजिए सारे बच्चे ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां क्या है, ये जस्ता है। ओके, जब जस्ता को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं जस्ता का, एक टुकड़ा ले लेते हैं और उसको किस में डाल देंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में। क्लियर। तो देखते हैं कि प्रतिफल में ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर धातु बिल्कुल अलग हो जाती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों। जी हां बिल्कुल। तो क्या हम लोग यहां दिखाई दे रहा है कि जिंक जो है ना इस कॉपर धातु को हटा दे रहा है, यानी कि यह कह सकते हैं कि विस्थापित कर दे रहा है और इसके सल्फेट SO4 को हम सल्फेट कहते हैं, सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना दे रहा है। एगो बरियार आदमी होता है, एगो कमजोर आदमी होता है, तो बरियार आदमी कमजोर को क्या करता है, ऐसे धक्का देके और ट्रेन पे जाकर आराम से बैठ जाता है। होता है ना ऐसा। तो ठीक वही बात है, यहां पे इससे पता चल रहा है कि Zn जो है ताकतवर है, ज्यादा बरियार है, ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कॉपर को धक्का देकर हटा देता है, उसको विस्थापित कर देता है और इसके साथ सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेता और एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिसे जिंक सल्फेट कहते हैं। और हाँ, इस रंग को भी अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो ये नीला रंग रंगहीन हो जाता है और हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है। तो ये एक तरीके का दूसरे टाइप का आपको अभिक्रिया नहीं हो गया। अभी तो हम लोगों ने पिछले जितना ही पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उनसे भिन्न है ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग कुछ नए तरीके का आपको अभिक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि देखिए अभिक्रिया क्या हो रहा है कि इसमें यहां आप ध्यान से देखा जाए। अब हम लोग सक्रियता श्रेणी पे गौर करते हैं। सक्रियता श्रेणी पे जब हम लोग दिमाग लगाते हैं, देखते हैं, तो हम लोग को जिंक कहां दिखाई दे रहा है, जस्ता यहां दिखाई दे रहा है और कॉपर कहां दिखाई दे रहा है, कॉपर यहां दिखाई दे रहा है। इससे यह पता चलता है कि जस्ता कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे क्रियाशीलता कम होती जाएगी और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि जो जिंक होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो यहां से एक परिभाषा नहीं मिल रही है, एकदम सिंपल में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जी हां बिल्कुल, विस्थापित कर रहा है इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। कोई कंफ्यूजन, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परिभाषित भी कर दिया, समझ भी लिया। इसलिए हमेशा साइंस को समझ समझ के पढ़ना है। यहां ये एग्जांपल देखिए दूसरा वाला, ये क्या है, कॉपर है और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। जब हम लोग कॉपर धातु के टुकड़ों को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर धातु अलग हो जाती है।
अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, कॉपर क्या किया है, सिल्वर को धक्का देके हटा दिया है, खुद जाकर उसके जगह पे बैठ गया है, बैठ गया ना, और चांदी को अलग कर दिया। तो इससे यह पता चलता है, जब हम लोग सक्रियता श्रेणी की तरफ देखते हैं तो कॉपर ऊपर है और चांदी नीचे है, तो इससे पता चलता है कि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है इन कंपेयर टू चांदी। इस प्रकार हम लोग का परिभाषा और ज्यादा सिद्ध हो गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उस तरह के अभिक्रिया क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ बिल्कुल। अब हम तो थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए और हाँ लाइक एंड शेयर करते रहना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, आपको इसके लिए परेशान नहीं हो रखी, यहां इस क्लास में आप लोग को मजेदार ट्रिक भी मिलेगा, डिटेल समझाया भी जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, एग्जाम्पल के साथ भी, आपको परिभाषा के साथ भी। और हां सबसे बड़ी बात, लास्ट में आप लोगों के लिए नोट्स तैयार है, बिल्कुल जी हां, आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझते रहिए, क्लास को रेगुलर देखिए और नोट्स की जिम्मेदारी मेरी, नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। कोई कंफ्यूजन बच्चों? आइए अब हम लोग और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए अब समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अभी तो उदाहरण से हम लोगों ने परिभाषा निकाला, क्या परिभाषा निकाला था कि हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक के परमाणु किसी दूसरे तत्व या यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर अर्थात हटाकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। साइंस में बिहार बोर्ड के बच्चों को इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ओके, तो यहां तक बात समझ में आई? बहुत आसान लोग कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का यौगिक या परमाणु किसी अन्य तत्व या यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर अर्थात हटाकर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अभी तो समझे? अच्छा ये नहीं याद आ रहा है, इससे भी आसान तरीके से याद कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अधिक क्रियाशील धातु दूसरे कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? यहां तक बात समझ में आई? कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और नए यौगिक का निर्माण करता है, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? आइए इसको यहां देखिए, ये क्या है, लोहा, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लोहा है कॉपर को हटा दे रहा है और क्या बना दे रहा है, फेरस सल्फेट, और कॉपर धातु को अलग कर दे रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, यहां देखिए लिस्ट में भी आप देखें तो कॉपर, लोहा ऊपर है और कॉपर नीचे, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कोई कंफ्यूजन? दूसरे एग्जांपल में देखिए, क्या ये समीकरण संतुलित है? जी हाँ बिल्कुल, ये Fe1 है, यहाँ Fe1 है, यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ सल्फेट SO4 को सल्फेट बोलते हैं, यहाँ भी सल्फेट 1 है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बच्चों? दूसरे एग्जांपल में देखिए, जिसको अभी हम लोगों ने समझा है, ये तो हम लोगों ने अभी तुरंत समझा है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। आते हैं इस पे, यहां हम लोग देख रहे हैं ये कॉपर है, ये इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो जब कॉपर के टुकड़े को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है या घोला जाता है, तो ये कॉपर क्या कर रहा है, इस चांदी को हटा के धक्का देके हटा दे रहा है और इसके साथ कॉपर नाइट्रेट बना ले रहा है और चांदी को अलग कर दे रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है जो हटाएगा वो अधिक क्रियाशील है, जो हटेगा वो कम क्रियाशील है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? इससे यह पता चलता है कि इस समीकरण में कॉपर ज्यादा क्रियाशील है चांदी से। अच्छा मान लिया लिस्ट याद नहीं है ना, बेफिक्र रहिए, देखिए एक और तरीका बता देते हैं, देखिए कैसे समझिएगा। Fe जो हटा रहा है, सिंपल सी बात है, वो ज्यादा क्रियाशील है कि नहीं, वो ऊपर होगा। लेकिन अभी आप लोगों को यह सीरीज जानना जरूरी है। मैं आप लोगों को तुरंत एक ट्रिक देने वाला हूं जिसकी मदद से आप बड़े आसानी के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया, उसको एकदम मुट्ठी में कर सकते हैं। और हाँ, विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया को जिसने मुट्ठी में कर लिया उसके 4 से 5 नंबर सेव हो गए, क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं के ऊपर ज्यादातर प्रयोग के रूप में ज्यादा सवाल पूछते हैं। अब तो धीरे धीरे बिहार बोर्ड भी अपना पैटर्न बदल रहा है और अब क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर रहा है। रटी रटाई बातों से अब काम नहीं चलने वाला है, अब साइंस को रियल में समझना होगा, एक एक पॉइंट को पढ़ना होगा। और तो आइए बच्चों, अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है कि मूलक अर्थात रेडिकल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक को बोलते हैं।
असल में जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सोडियम आयन से और क्लोरीन आयन से मिलकर बना होता है, अर्थात सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋण आयन से मिलकर बना होता है। कोई कंफ्यूजन? और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों आयन आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है? एक यौगिक जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मूलक ऐसे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण भिन्न भिन्न आयनों से होता है। ठीक है, एक धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है। क्लियर? अभी फिलहाल इतना ही जानना है बच्चों। ठीक है, और इसको हम लोग कह सकते हैं, चूंकि ये जब हम आपको एसिड बेस साल्ट पढ़ाएंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। चूंकि ये एक बेस से आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय अर्थात बेसिक मूलक। कोई कंफ्यूजन? और ये एक एसिड से या एक अम्ल से बनता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय या फिर एसिडिक मूलक। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक यौगिक है जिसमें दो आयन हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस मिलकर एक यौगिक हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बड़ी आसानी के साथ हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि मूलक ऐसे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण आयनों से अर्थात धन आयन या ऋण आयन से होता है। क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब देखिए कैसे इसकी मदद से आप चुटकी में आने वाला जो समीकरण है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया, बड़े आसानी के साथ समझ जाएंगे। यही तो बेस है। ये जो समझ गया उसको भी समझ गया। आइए बच्चों, मूलक के बारे में हम लोग जान गए। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही है? और हाँ, लाइक एंड शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए। लेकिन सेशन खत्म होने के बाद अभी खामोशी के साथ पढ़ते रहिए और स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है ना? बीच बीच में कैसे मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है। साइंस समझना है हम लोगों को, खुद ब खुद आप परिभाषा लिख दीजिए। और नोट्स के लिए नहीं परेशान हुए, मैं नोट्स आपको डेली प्रोवाइड कर। और हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग अब टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं। जी हाँ, जिल कर, ताकि आपको बड़ी आसानी के साथ सारे नोट्स, सारे अपडेट्स प्रोवाइड कर दे। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत हो रही है और आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग भी कंटिन्यू रहे, ट्रस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग का जब टॉपिक खत्म होगा, जब क्वेश्चन सेशन चलेगा, तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा कि वो क्या पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या हासिल है। आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उनके बीच आयनों का आदान प्रदान अर्थात एक्सचेंज होता है और नए यौगिक का निर्माण होता है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक या दो विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं और उनके बीच आयनों का आदान प्रदान अर्थात एक्सचेंज होता है। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि मान लिया कोई यौगिक है XY या कोई विलयन है XY और दूसरा विलयन है AB। क्लियर? ये अभिक्रिया जब कर रहा है तो देखिए, ये देखिए इस पे पॉजिटिव लिखे है ना, इसका प्लस इसके माइनस से अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाया और फिर इसके साथ भी यही होता है। या फिर इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि दो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन आपस में अभिक्रिया कर रहा है और एक सॉलिड अर्थात जिसको अवक्षेप बोल रहे थे, अवक्षेप का निर्माण होता है और एक नया आपको विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, आइए इस एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को आपस में मिलाते हैं तो हमें ये देखिए AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ साथ सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी मिलता है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पे? ये देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन पॉजिटिव है, कौन धनायन, कौन ऋणायन, तो समझिए कि पहला वाला जो होता है ना किसी भी यौगिक का, वो धनायन है, बाद वाला ऋणायन है। जैसे ये धनायन है, ये ऋणायन। तो देखिए यहाँ पे इसका धनायन इसके ऋणायन से मिल गया और क्या निर्माण कर रहा है? सोडियम नाइट्रेट का विलयन। और देखिए इसका धनायन इसके ऋणायन से मिलकर क्या बना रहा है? अवक्षेप बना रहा है ना। अवक्षेप के लिए हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? एरो का निशान नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि अवक्षेप क्या होते हैं, किसी भी बर्तन में या किसी भी टेस्ट ट्यूब में नीचे पेंदी में जाकर बैठ जाते हैं, यानी कि वो सॉलिड रूप में। जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? हमें बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप जो कि उजले रंग का होता है, जो कि सफेद रंग का होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है और उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड का भी विलयन प्राप्त होता है। देखिए अवक्षेप है तो इसलिए इसको नीचे इंडिकेट कर दिए। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये आप लोगों का होमवर्क है कि अभी तक जितने भी रिएक्शन मैंने पढ़ा है, जितने भी समीकरण मैंने पढ़ाए हैं, उसको आप लोग खुद से नोटिस करेंगे कि कौन कौन बैलेंस है, कौन कौन बैलेंस नहीं। क्योंकि मैंने क्या बताया कि
उभय विस्थापन अभिक्रिया एक तरीके का अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अगर आपको अवक्षेपण अभिक्रिया को परिभाषित करना हो तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें प्रतिफल के रूप में, ये प्रतिफल ही है ना, प्रतिफल के रूप में एक ठोस पदार्थ मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, जो बड़ी आसानी के साथ विलयन से पृथक किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। कोई कंफ्यूजन? एग्जांपल में यही लिख दीजिएगा, है कि नहीं, इसमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत? आप लोग की जिम्मेदारी भी है कि आप जो कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप लोगों को भी अंदाजा होता रहे कि पढ़ाई कैसे चल रही है। तो आइए बच्चों, एक मजेदार ट्रिक से हम लोग शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार सक्रियता श्रेणी को लाइन बाय लाइन हम लोग याद कर सकते हैं, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हाँ, तो आइए अब हम लोग आते हैं उस मजेदार ट्रिक की तरफ। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, क्या लिखा है, पहले ट्रिक पढ़ लेते हैं फिर हम कोरिलेट करेंगे। करण ने कार मांगा एल्टो जेन फॉर्च्यूनर, सुनकर पिताश्री बोलते हैं क्यों ना हम लोग चांदी या सोने के गहने बनवा दें मां के लिए। कोई दिक्कत? ट्रिक समझ में आया? करण ने कार मांगा, एल्टो, जेन और फॉर्च्यूनर, ठीक है। सुनकर पिताश्री बोलते हैं क्यों ना हम लोग चांदी या सोने के गहने बनवा दे मां के लिए। प्रकार देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन आपने इसे पूरा का पूरा याद कर लिया। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक पहुंच सके, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे अब प्रैक्टिकल बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोग एंड तक रुकिए और आप लोग अपने नोट्स लेके जाइएगा। और हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू कर दिया जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए कल आपके इसी प्लेटफॉर्म एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब दिल लगा पढ़िए। ओके, बाय बाय।